everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to Chanakyam Coaching Guru. आज के इस लेक्चर में हम लोग बजट के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने पिछले बार जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था बजट जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजट समझे थे उसी के आज हम पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं उसी से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी समस्या ना आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल कंप्लीटली टू द पॉइंट, आपके वही चीजें रहने वाली है जो कि हमने डिस्कशन कर रखी है ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वर्ड बजट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है। मैंने आपको बड़े ही अच्छे से समझाया था कि जो बजट जो वर्ड है वो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है जी, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है और वहां पे जो वर्ड था उसका असली जो असल में वर्ड था वो क्या था, वो था बॉगेट। ठीक है, बॉगेट आपके पास असली वर्ड था, मेन वर्ड था जो कि आपके पास फ्रेंच भाषा का वर्ड था और इसका मतलब होता था आपके पास में एक थैला, यानी कि आपके पास चमड़े का थैला। मैंने कहा था आपको बैग ऑफ लेदर, और बैग ऑफ लेदर आपके पास बजट को क्यों कहा गया। देखिए बॉगेट और बजट थोड़ा सा सिमिलर ही है, पहले इसको बॉगेट बोलते थे लेकिन बाद में हमने इसको क्या किया, मॉडिफाई करके बजट बना दिया। और ये जो थैला है मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे जो ब्रिटिश शासन काल में जब भी बजट पेश किया जाता था तो उस समय क्या होता था कि जो वित्त मंत्री या फिर जो भी बजट को पेश करते थे वो अपने पास में जितने भी बजट के जो दस्तावेज होते थे उनको एक चमड़े के थैले में या फिर एक हम कह सकते हैं एक बैग में लेकर आते थे। उसके बाद में आपका बजट पेश किया जाता था, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आपके पास बॉगेट या बजट कहते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हमारी वर्तमान वित्त मंत्री है उन्होंने क्या कहा कि हमारी भारतीय परंपरा को देखते हुए उन्होंने क्या कहा कि हम जो है ये बैग ऑफ लेदर वाला सिस्टम छोड़ देंगे, हमको इसको नहीं अपनाना है, हम अपने ट्रेडिशनल वे में चलेंगे, ट्रेडिशन के अनुसार चलेंगे और जो हमारी जो दस्तावेज होंगे उनको हम एक बैग के बजाय किसी लाल कपड़े में लेके लपेट के जाएंगे। और वो लाल कपड़े में जब लपेट के जाने लगे बजट को, उसके बाद से आपका बजट क्या कहा गया, बही खाता। ठीक है जी, बही खाता। बड़े ही अच्छे से मैंने आपको समझाया था, वही खाता कहा गया। और 2000 जब आपके पास ये जो निर्मला सीतारमन जी है इन्होंने ही इस बही खाता का जो वर्ड है या फिर हम कह सकते हैं बजट को बही खाता कहना स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस अभी आगे आएंगी तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे समझनी है। फिलहाल अभी हमने जो भी चीजें समझी है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझा है कि बजट वर्ड आपके पास कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज से आया है, इसको हमने क्या कहा, हम इसको क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो बही खाता कहाँ से आया और बजट क्या चीज है, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या हो गई आपका ये आपकी बजट के बारे में होगी। वन मोर थिंग दैट आई वांट्स टू इंक्लूड हियर कि आपके पास जो ये डिजिटल बजट आया ना, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल बजट, मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि वो भी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लाया गया था 2021 में, जब आपके पास कोविड टाइम था। कोविड समय में आपका बिल्कुल एक पेपरलेस बजट लाया गया था जिसको हम बिल्कुल आपका हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल बजट था जिसमें कि दस्तावेजों का कोई भी प्रारूप आपके पास हार्ड फॉर्म में नहीं था, सारी के सारी जो दस्तावेज है वो आपके पास हम कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपीज के रूप में थे। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बताता है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। मैंने बड़े ही अच्छे से आपको समझाया था बेटा कि जो मोरारजी देसाई जी है उनको सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है और उन्होंने कितनी बार बजट पेश किया था, 10 बार। ठीक है, 10 टाइम्स मोरारजी देसाई जी ने बजट को पेश किया था और आपके ये आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आपके 10 टाइम्स इन्होंने एज अ वित्त मंत्री आपका बजट भी पेश किया है। उसके बाद में सेकंड रिकॉर्ड किसका है, सेकंड हाईएस्ट आपके पास है पी चिदम्बरम, इन्होंने आपके 9 बार बजट को प्रस्तुत किया है। और आपके पास में जो अभी हम वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की बात करते हैं तो उनका क्या सिस्टम है, उन्होंने 8 बार, अभी जो उन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया वो उनका 8वां बजट था। ठीक है, तो ये आपके पास क्रोनोलॉजी है इसकी। एंड आगे हम अगर बढ़े तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन बजट मेंशन्ड, यानी कि आपके पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय बजट का उल्लेख है। संघीय बजट यानी कि आपका जो यूनियन बजट है, जिसको हम इंडियन बजट बोलते हैं, उसका उल्लेख आपके भारत के किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है या किस आर्टिकल में किया गया है। अगर आपने लेक्चर को ठीक से देखा होगा तो मैंने वहां पे आपको डिटेल में समझाया था कि आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है, 112 है, इसमें आपके पास बजट का उल्लेख किया गया है। लेकिन बजट यहाँ पे बजट वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया, ठीक है। बजट जो शब्द है वो यहाँ पे आर्टिकल 112 में या फिर पूरे के पूरे संविधान में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, बल्कि बजट को क्या कहा गया है आपके पास, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको बजट का नाम दिया गया है, और बजट शब्द कहीं पे भी भारतीय संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास है। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट एज पर आर्टिकल 112, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बजट का हिस्सा नहीं है। बजट का हिस्सा कौन नहीं है, ये यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप लोग इसको ठीक से समझेंगे, ठीक से देखेंगे, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बजट होता है ना, बजट में आपके पास क्या आता है, एक तो रिसिप्ट्स आती है यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट की इनकम होती है, और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है कि आपके पास गवर्नमेंट का व्यय कहाँ कहाँ हो रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप एक हाउस होल्ड है, अगर आप अपने परिवार की स्थिति की भी व्याख्या करें, तो उसमें हम क्या बनाते हैं, यही रिकॉर्ड बनाते हैं कि 1 लाख अगर हमारी साल की इनकम 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए को हमने किस तरीके से खर्च करना है। अपना जितना भी हमने जो भी सिस्टम हमें लगेगा पूरे साल भर में, जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर आएगा, वो उस 1 लाख से कैसे फुलफिल होगा, इस तरीके से हम रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रिकॉर्ड जब आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट के लेवल पे बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास में बजट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसिप्ट का हम जिक्र करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्तियों की हम वहां पे व्याख्या करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास रिसिप्ट होती है और आपके पास एक्सपेंडिचर होते हैं। रिसिप्ट आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, आर मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दोनों की ही हमने यहाँ पे व्याख्या की है, एक्सपेंडिचर की एंड आपके रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम आना और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इनकम का जाना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी हम यहाँ बात करते हैं, एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स की भी यहाँ पे आपकी बात की जाती है, ठीक है। बजट में डिमांड फॉर ग्रांट्स की भी आपकी डेफिनेटली बात होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, भारत का सार्वजनिक लेखा, इसकी जो बात है, इसकी जो चर्चा है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में नहीं की जाती, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपके पास आती है, इसमें आते हैं जैसे आपके हम कह सकते हैं आपके एक आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 बी है, वहां पे इसकी बात की गई है, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे नहीं होगी। और जो ये पब्लिक अकाउंट चीजें होती है ना, पब्लिक अकाउंट, इसमें क्या आता है आपके, जैसे स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, ये आपकी प्रोविडेंट फंड हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गए, ये देखिए प्रोविडेंट फंड हो गई, स्मॉल सेविंग्स हो गई, स्मॉल सेविंग्स हो गई, एंड आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स या फिर डिपॉजिट्स हो गए, ये आपके किस में आते हैं, इस पब्लिक अकाउंट फंड में आते हैं। अब खुद सोचिए, आप बजट में हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग की बात थोड़ी ना करते हैं, तो इसका मतलब ये आपकी टर्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5।
और क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है कि द टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भारतीय संविधान में किसको कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है इसको आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण से आपका क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पे पूछा गया है आपका। ठीक है, अब देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास CAG की ऑडिट रिपोर्ट, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स बाय प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग द्वारा व्यय का अनुमान लगाना। अब देखिए मैंने जस्ट अभी थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आपके बजट के लिए। मतलब कि जो भारतीय संविधान है वहां पे बजट वर्ड का उल्लेख नहीं है, वहां पे जिस वर्ड को लिखा गया है वो है आपके पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इट मीन्स जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके पास यूनियन बजट को कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? मैंने आपको बेटा बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देखा है तो वहां आपने देखा होगा कि जो एक्सपेंडिचर है यानी कि व्यय है आपका, वो दो तरीके से होता है। मतलब कि गवर्नमेंट का जो खर्च है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं राजस्व व्यय, और आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। और राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसी चीजें आएगी आपके पास जहां पे जब हम खर्चा कर रहे हैं ना, तो ऐसी चीजों पे कर रहे हैं जो कि अनप्रोडक्टिव खर्चा है। मतलब कि ऐसा खर्च हो रहा है कि पैसा तो हमारा जा रहा है, लेकिन उस पैसे को देने से हमें बाद में रिटर्न नहीं मिलने वाला, हमें बाद में रिटर्न वापसी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए सैलरीज की बात करते हैं, गवर्नमेंट लोगों की सैलरीज देती है, तो अब क्या है, सैलरी दे दी तो दे दी, उसके बाद में उससे कोई पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक तरफ हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई बड़े प्लांट्स लगा दिए, प्लांट्स लगाने से क्या हो गया, हम फर्म्स लगा दी, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं दे दी। अब उससे क्या होगा, बाद में गवर्नमेंट को सुविधा मिलेगी, मतलब कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए एक असेट्स जनरेट होंगी। मतलब गवर्नमेंट का जब असेट्स या फिर हम कह सकते हैं कि पूंजी बढ़ेगी, गवर्नमेंट की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए इन फ्यूचर फायदा होगा, लॉन्ग रन में आपके पास फायदा मिलेगा इन कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर्स रहेंगे हमारे, वो रहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉन्ग रन में, वो रहेंगे हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट की, कि ऋण आपने किसी किसी गवर्नमेंट ने दूसरे देश से लोन लिया था, और लोन के बदले में इंटरेस्ट पेमेंट चुकाई आपने। अब उसमें क्या है, देखिए इंटरेस्ट रेट आपने दिया, तो उससे क्या हुआ, इंटरेस्ट आपने दिया ना, तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी है वो कम हुआ। ठीक है, ना तो गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ था, मान लो आपने 10 लाख लोन लिया है, ना तो वो 10 लाख आपने चुकाया अभी तक, क्योंकि यहाँ तो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ ब्याज चुकाने की बात कर रहे हैं। अब मान लो 10 लाख पे आप 1 लाख का ब्याज देते हैं, तो 1 लाख का ब्याज अगर आपने दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, बाकी के 10 लाख तो अभी आपके पास स्टेबल है ना, वो तो आपको देने ही देने हैं। अगर तो आप बोल देते कि 10 के 10 लाख आपने चुका दिए, तब तो ये आपके पास क्या होना था, तब तो ये आना था आपके पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट की जो देनदारियां जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है वो कम हो रही है। जब गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज या फिर देनदारियां कम होती है, या फिर गवर्नमेंट के एसेट्स जनरेट होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, एसेट्स आपके बढ़ते हैं और देनदारियां आपकी कम होती है, यानी कि गवर्नमेंट के जो ऊपर जो लोन का बोझ था वो आपका कम हो गया है, और आपके पास एसेट बढ़ रही है। एसेट्स का मतलब होता है पूंजी, जैसे कि आपकी कोई निवेश किया आपने, रोड्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, तो वो पूंजी है आपके लिए। ठीक है, तो उसमें जब आपका निर्माण होगा, उसका निर्माण होगा, तो इसका मतलब वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब इसका निर्माण नहीं होता, ना तो देनदारियां घटती है और ना ही आपके एसेट्स जनरेट होते हैं, तो वो हमारा इस तरीके का जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है ये इंटरेस्ट पेमेंट वाला सिस्टम आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है, कैपिटल का नहीं।
ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं आपके पास पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, अब पेंशन दी जा रही है, इसमें भी आपके पास कोई फायदा नहीं है बाद में गवर्नमेंट का, ठीक है ना, इसमें भी कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं आएगा। एंड अगर हम देखें ग्रांट्स गिवन टू स्टेट फॉर असेट क्रिएशन, ये बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा है कि एसेट को बनाने के लिए, परिसंपत्तियां निर्माण करने के लिए राज्यों को दिया गया अनुदान। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इससे क्या है, लॉन्ग रन में एसेट जनरेट होगी, एसेट जनरेट होने से क्या होगा, गवर्नमेंट को इनकम आएगी। ठीक है जी। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और डेली ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी गलत बात है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, डेली के जो खर्चे हैं उससे भी कोई आपके पास खास फायदा आपका नहीं होता है, ना तो लाइबिलिटीज कम होती है, ना तो आपके एसेट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ component ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए, जैसे अभी हमने बात की थी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, वैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे रिसिप्ट्स की। रिसिप्ट्स की यानी कि आपकी आय की, गवर्नमेंट को जो आय मिलती है, एक तो मिलती है आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है, एक होती है आपके पास में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को इनकम आ रही है, जब तो वो इनकम लॉन्ग टर्म वाली इनकम आए, मतलब कि लॉन्ग टर्म में जो इनकम आ रही है उसको तो हम कैपिटल एक्सपेंडि कैपिटल रिसिप्ट्स में लेंगे। जब आपके पास हम कह सकते हैं कि जैसे आपकी टैक्सेस वगैरह है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह है वो हम किस में लेते हैं, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको बड़े ही अच्छे से समझाया है लेक्चर में भी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब है कि आपको जल्दी जल्दी इनकम आ रही है, जैसे कि अभी एक एक पर्सन पे टैक्स लगाया, तब थोड़ी देर में किसी और के ऊपर टैक्स लग गया, कुछ टाइम बाद किसी और के ऊपर टैक्स लग गया। तो इसका मतलब जो ये इनकम आपकी जो कंटिन्यूसली आ रही है वो हमारी रेवेन्यू वाली इनकम आएगी। लेकिन जो हमारी कैपिटल रेवेन्यू है वो हमारी लॉन्ग टर्म में बात होती है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस, जैसे कि आपने क्या किया, इसमें क्या होता है, अगर हम एसेट एंड लाइबिलिटी के केस में देखें तो लाइबिलिटीज इससे आपकी बढ़ती हैं और एसेट्स आपके इससे घटते हैं। ठीक है, एसेट्स आपके इससे घटते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ी, इसका मतलब है मान लीजिए आपने 10 लाख का किसी से लोन ले लिया, तो 10 लाख लोन लेने से आपके पास इनकम तो अभी आ गई, 10 लाख तो आपके पास आ गई, लेकिन लाइबिलिटी यानी कि देनदारी आपके ऊपर बढ़ गई, आपको वो 10 लाख बाद में वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास है कैपिटल रिसिप्ट। और असेट कम होने का मतलब है कि मान लीजिए आपकी कोई परिसंपत्ति थी, उसको आपने बेच दिया, और उसको अगर आप बेचेंगे तो इसका मतलब क्या है, पैसा तो आपके पास आ गया, लेकिन जो आपके पास में पहले वो चीज थी, मान लो आपके पास कोई हॉस्पिटल था, आपने उसको बेच दिया, तो उसमें क्या है, आपका जो असेट है वो कम हो गया। ठीक है ना, तो इट मीन्स ये जो आपके पास असेट्स के कम होने की बात एंड लाइबिलिटीज के बढ़ने की बात जहां पे आती है, उसको हम कैपिटल रेवेन्यू बोलते हैं, यानी कि इनकम तो आती है, लेकिन इस तरीके से इनकम आएगी जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है ना, फायदेमंद नहीं है। लेकिन जब रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात करते हैं तो ये ऐसी इनकम है जिसमें आपके पास जल्दी जल्दी से इनकम आती रहती है, और ये आपके लिए एक हिसाब से हम कह सकते हैं फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ना तो किसी तरीके का बोझ बढ़ेगा, ना तो आपके जो असेट्स है वो कम होंगे। ठीक है जी, असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे आता है आपके पास, इसमें आती है जैसे कि टैक्स है, अब टैक्स किसी पे लगता है तो इसका मतलब उसको टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें देखिए, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर आपके राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब देखिए, राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा टैक्सेस तो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बेटा देखो, टैक्स अगर गवर्नमेंट लगाती है किसी पे, तो अब एक पर्सन से टैक्स दे दिया, मान लो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, अब गवर्नमेंट मुझे बाद में वापस थोड़े ना देगी, वो टैक्स नहीं देगी ना, वो अमाउंट ऑफ मनी। मतलब गवर्नमेंट जब अमाउंट ऑफ मनी को वापस देगी, वो देगी किस केस में, जब लोन लिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, तो वो जो लोन वाली सिचुएशंस होगी उसको हम बोलेंगे आपके कैपिटल रेवेन्यू। और जो आपकी ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट को कुछ भी वापस नहीं देना है, ना तो आपके असेट्स कम होंगे, तो उसको हम कहेंगे आपके पास में रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, चलिए थोड़ा सा हम बाद में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ आपका ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। अब देखिए, जब दूसरे देशों से आपके पास अनुदान मिलते हैं, ग्रांट्स का मतलब होता है कि
जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम सब्सिडीज लेते हैं ना एक हिसाब से, वैसे ही आप ग्रांट्स देखते हैं कि एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को अनुदान दिया कि इतने पैसे हमारी तरफ से आप जो है ये काम कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, वो पैसा भी आपको वापस नहीं देना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट, यानी कि आपने किसी को लोन दिया था, उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लो आपने, हमारी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था 10 लाख रुपए का, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख भी हमारी इनकम में ऐड हो गया। तो इसका मतलब हमने वो वापस नहीं करना है ना, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है जी। अगर हम खुद लोन लेते तो वो गलत बात थी, लेकिन हमने पहले से किसी को लोन दिया है, अब वो हमको इंटरेस्ट वापस दे रहा है, तो इसका मतलब वो गलत नहीं है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पे ये तीनों के तीनों ही हमारे किस में आएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश करना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, अब गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया उसका। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी कि अपने असेट्स को गवर्नमेंट ने कम कर दिया, घटा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उसको बेचने से गवर्नमेंट को इनकम तो मिली, लेकिन असेट, यहाँ पे आपकी जो परिसंपत्तियां हैं वो आपकी कम हो गई, परिसंपत्तियां आपकी कम हो गई। इसका मतलब ये आपका नहीं आएगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका पार्ट होगा, कौन सा पार्ट आपका नहीं होगा रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट कौन सा नहीं है, डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, क्योंकि ये आपके पास कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जिसमें परिसंपत्तियों और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको वो आपने देखना है, ठीक है जी। अब जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ लोन की, रीपेमेंट ऑफ लोन, एंड उसके बाद में आपके पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, उसके बाद है पेमेंट ऑफ सैलरीज, उसके बाद है आपके पास परचेजेज ऑफ मशीनरीज। अब देखिए एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च किया गवर्नमेंट ने, खर्च किया ऐसी जगह पे जिससे ना तो आपके पास आपकी लाइबिलिटी कम हुई, ना ही आपके असेट बढ़े, ना ही आपके असेट इंक्रीज हुई, यानी कि पूंजी का निर्माण नहीं हुआ, आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, और ना ही आपने कोई लोन का पेमेंट किया। अब लोन का जब हम पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाती है, जो हमारे ऊपर लोन का बोझ था ना वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब देखो रीपेमेंट ऑफ लोन, ये तो आपके पास नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपका नहीं है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, लाइबिलिटीज घटती है, और लोन का जब हम पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी थी, जो हमको पैसा देना था, वो घट जाएगा अब। और दूसरा है आपके पास में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, हाईवेज का निर्माण किया जाएगा तो हमारी एसेट बढ़ेंगे, ठीक है, एसेट्स हमारे जनरेट होंगे, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद आता है हमारा पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरीज अगर हम देते हैं बेटा, तो इससे क्या है, ना तो हमारी एसेट जनरेट हो गए हैं और ना ही हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, ठीक है ना, ना ही हमारी देनदारियां कम हो गई है। इसका मतलब ये है आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट, ठीक है। मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जैसे कि सैलरीज, पेंशन, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल, ये सारी चीजें किसमें आएगी, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी। यानी कि खर्चा तो हुआ, लेकिन ऐसी जगह पे खर्चा हुआ जिससे लॉन्ग टर्म में कोई वापसी आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, और ना ही आपके जो लाइबिलिटीज है वो घटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, मैं बार बार इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये जो रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट ना रहे, इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसके इंक्लूड किए गए हैं। अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट है जिसमें ना तो लाइबिलिटीज में चेंज आएगा, ना तो असेट में चेंज आएगा। अब देखिए रिसिप्ट का मतलब इनकम आई हो, अब रेवेन्यू से इनकम आई है, कौन सी आएगी, देखिए रिकवरी ऑफ लोन, अगर लोन की रिकवरी हो गई वो, या सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्त करना वो, या फिर विनिवेश आए वो, या फिर आपके पास बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई हो। अब देखो बोरोविंग हम आरबीआई से करेंगे तो इसका मतलब हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी आएगी, गलत है, उधार देंगे तो लाइबिलिटी आएगी, बाद में चुकाना पड़ेगा। विनिवेश करेंगे तो असेट्स हमारे कम होंगे, वो भी गलत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं आपके पास ऋण की वसूली की,
ठीक है ना, ऋण की वसूली की। और साथ में आपके पास क्या है, साथ में है आपके पास दूसरा, सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्त करना। तो सरकार द्वारा जब ऋण पे ब्याज प्राप्त किया गया ना, अब देखो ब्याज, ब्याज यहाँ पे है, इसका मतलब मैंने बोला था कि जो ब्याज होगा वो किस में आएगा, वो आपके पास रेवेन्यू वाली साइड में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, बी ऑप्शन सही आएगा। और रिकवरी ऑफ लोन आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है, हमारी लाइबिलिटीज में चेंज आ जाता है। लोन, जब भी बात आए ना, लोन से हमारी लाइबिलिटीज चेंज होती है। ठीक है, इसलिए ये कैपिटल वाली साइड आएगा। और जो ब्याज है, ब्याज हमारा किस में आएगा, हमेशा ही इंटरेस्ट हमारा किस में आएगा, रेवेन्यू वाली साइड आएगा। ठीक है, रेवेन्यू वाली साइड आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बेटा प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से, बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने बड़ी सरल भाषा में आपको वहां पे समझाया है, बाइलिंगुअली, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, यानी कि पूंजीगत व्यय में क्या आता है। अब देखो, अब एक्सपेंडिचर की बात पूछी गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके पास क्या आएगा। अब एक्सपेंडिचर है और कैपिटल है, कैपिटल की जहां बात होगी तो इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटीज और असेट्स में चेंज आएगा। ठीक है जी, असेट और लाइबिलिटी में चेंज आएगा। अब देखो, व्यय तो किया गवर्नमेंट ने, किस पे व्यय किया, जिससे हमारा असेट जनरेट हुआ। अगर हम तीनों के ऑप्शन में से देखें ना, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईवेज का निर्माण हो रहा है। अब हाईवे जब बनेगा तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट की असेट्स जनरेट होगी, असेट मतलब परिसंपत्ति, गवर्नमेंट के लिए फायदा होगा, परिसंपत्ति जनरेट होगी गवर्नमेंट की। ठीक है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड मैंने बताया है, देखो इंटरेस्ट आपका किस में आएगा, रेवेन्यू वाली साइड आएगा, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। ग्रांट्स आपके पास रेवेन्यू वाली साइड आएगा, सब्सिडी भी आपकी रेवेन्यू वाली साइड आएगी। तो इसका मतलब ये तीनों ही आपके नहीं आएंगे यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ द डेफिसिट बजट इन इन्फ्लेशन, ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि घाटा बजट का मुद्रास्फीति पर सबसे संभावित प्रभाव क्या होता है। घाटे का जब बजट होगा, अब मैंने बताया था आपको, मैंने संतुलित बजट की जब आपसे बात की थी, वहीं पे मैंने घाटे का बजट और सरप्लस बजट भी आपको बताया था। घाटे का बजट और आपका संतुलित बजट, घाटे का बजट और आपका संतुलित बजट, मैंने दोनों ही आपको बताए थे। घाटे का जो बजट होता है बेटा, वो आपके पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं घाटे के बजट को। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब रेवेन्यू बराबर होंगे एक्सपेंडिचर के, तब हमारा संतुलित बजट होगा। लेकिन जब एक्सपेंडिचर, खर्चा हमारा ज्यादा है और इनकम हमारी कम है, यानी कि रेवेन्यू हमारा कम है, तो इसका मतलब वो होगा घाटे का बजट। ठीक है जी, घाटे का बजट वो होगा। अब इस घाटे के बजट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा खर्च ज्यादा किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट खर्च कहाँ ज्यादा करेगी, जहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होगी, यानी कि रोड्स वगैरह ज्यादा बनाए जाएंगे, आपके पास कोई असेट्स जनरेशन का काम ज्यादा होगा। अब देखिए, मान लीजिए रोड आपकी जगह पे रोड बनाए जाते हैं, या कोई हॉस्पिटल्स वगैरह निर्माण का काम चल रहा है, तो वहां पे क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, रोजगार मिलता है लोगों को, क्योंकि काम करने वाले वर्कर्स की वहां जरूरत पड़ती है। तो जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट आपका इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट अगर आपका इंक्रीज हो गया, रोजगार आपको मिल गया, तो लोगों की जो इनकम है, लोगों की जो इनकम है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। और लोगों की इनकम अगर बढ़ गई तो इसका मतलब लोग अपनी मांग को बढ़ा देंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे, वस्तुओं का ज्यादा डिमांड की जाएगी। ठीक है, वस्तुओं की ज्यादा अगर डिमांड की जाएगी, तो आपको पता है जहां पे मांग ज्यादा होती है, जब मांग आपकी बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है जी, वस्तुओं की कीमतें आपके पास बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेफिसिट बजट था, इस वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, इस वजह से लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से मांग बढ़ी, और मांग के बढ़ने से आपके पास प्राइस इंक्रीज हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेफिसिट बजट से इंक्रीज इन इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे है। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये पता होगा कि डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस भी आपका इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, इसके पीछे के सारे लॉजिक्स आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, अ सरप्लस बजट इज यूजुअली एडॉप्टेड ड्यूरिंग, अधिशेष बजट सामान्यतः किस स्थिति में अपनाया जाता है। सरप्लस बजट,
सरप्लस बजट को कब आप अपनाते हैं? देखिए, सरप्लस बजट का मतलब क्या हुआ? आपकी जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है और एक्सपेंडिचर आपका कम है। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर आपका कम है, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कम खर्च कर रही है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे। अब देखिए, जब आपके पास इकोनॉमी में बूम की सिचुएशन होती है ना, बूम की सिचुएशन का मतलब है कि इकोनॉमी में अच्छी खासी डिमांड एंड और ये सारी चीजें आपकी बढ़िया है। डिमांड जब बढ़ रही है आपकी, अच्छा खासा सिचुएशन आपकी चल रही है इकोनॉमी में, तो उस समय क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो डिमांड है ना, ये अगर ज्यादा ना बढ़े तभी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमी आपकी बैलेंस में बनी रहेगी। हम बोलते हैं ना, इकोनॉमी में बैलेंस कब आता है? जब सप्लाई बराबर होती है डिमांड के। लेकिन अगर डिमांड आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देगी? गवर्नमेंट ये चाहेगी कि लोगों की जो इनकम है वो कम हो जाए। लोगों की इनकम हो जाए, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब उनकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब इनकम को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा है ना, वो कम किया जाएगा। अब देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे, जैसे कि मैंने बोला कि हॉस्पिटल्स एंड ऑल ये सारी चीजों पे खर्चा नहीं किया जाएगा, तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड उनकी अपने आप ही कम हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से आपके पास इकोनॉमी में बैलेंस बना रहेगा, आपका हम कह सकते हैं कि आपके पास संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक बूम की जो सिचुएशन होती है, वहां पे सरप्लस बजट हमारा सही रहता है। सरप्लस बजट में ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट की जो आय है वो ज्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर है कम है। एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब है कि जो अच्छे कार्य है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, पब्लिक सेक्टर वाली एक्टिविटीज है, उस पर गवर्नमेंट कम खर्चा कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजुअल इफेक्ट ऑफ सरप्लस बजट। यानी कि सरप्लस बजट का कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, कौन सा प्रभाव नहीं होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बता रहा है सरप्लस बजट के बारे में अगेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सरप्लस जब बजट होता है, मैंने जस्ट अभी ऊपर आपको बताया, उससे क्या होता है, डिमांड हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है मांग को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरप्लस बजट का सामान्य प्रभाव नहीं होगा। तो इसका मतलब मांग में प्रोत्साहन, यानी कि मांग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मांग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा आपके सरप्लस बजट की वजह से, क्योंकि मांग को जो प्रोत्साहन है वो मिलता है डेफिसिट बजट की वजह से, और सरप्लस बजट की वजह से डिमांड आपकी कम हो जाती है, मांग आपकी कम हो जाती है, हतोत्साहित होती है, ना कि प्रोत्साहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास बात कर रहा है विच बजट टाइप हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पब्लिक डेब्ट। यानी कि कौन सा जो बजट है वो सार्वजनिक ऋण को घटाने का काम करता है। अब देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ने जो है किसी से लोन लिया है। अब गवर्नमेंट ने जब लोन लिया है तो उस लोन को कब कम किया जाएगा? जब गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी, इसका मतलब रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। अब ये क्या केस होता है? ये होता है सरप्लस बजट का केस। ठीक है, यानी कि जब इनकम यानी कि आय गवर्नमेंट की ज्यादा है और व्यय गवर्नमेंट का कम है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा सरप्लस बजट, सरप्लस बजट कहलाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको तीन सिचुएशंस बताई है। जब आय आय और व्यय बराबर है तो वो आपका संतुलित बजट होगा। यानी कि आपका बैलेंस बजट होगा। जब आय ज्यादा है व्यय से, वो हमारा सरप्लस बजट होगा। सरप्लस बजट को हम हिंदी में बोलते हैं अधिशेष बजट। और जब हमारी आय कम होगी और व्यय हमारा ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा डेफिसिट बजट होगा, जिसको हम बोलते हैं घाटे का बजट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? सरप्लस बजट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ सरप्लस बजट गवर्नमेंट सेग्रीगेट डिमांड कंट्रीब्यूशन इज। यानी कि सरप्लस बजट में गवर्नमेंट का मांग में योगदान क्या होता है? मांग आपकी घटती है या मांग आपकी बढ़ती है, ये पूछा गया है। अब देखो, जस्ट मैंने अभी ऊपर आपकी बताया है कि सरप्लस जब बजट होगा आपके पास, अधिशेष बजट होगा, तो मांग आपकी घटेगी। मतलब देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप, नकारात्मक प्रभाव होगा। बजट जितना ज्यादा सरप्लस में जाएगा, उतना ज्यादा उतनी हमारी जो डिमांड है वो हमारी कम होती जाएगी। इट मीन्स नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा कि बजट आपका सरप्लस में जा रहा है, डिमांड आपकी कम होती जा रही है। ठीक है ना,
तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा नेगेटिव। अब देखिए, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट है बेटा, मैंने आपको अच्छे से बताया है, तीन चीजें मैंने आपको बताई थी कि इंडिपेंडेंस से पहले किसने बजट पेश किया था, और आपके अंतरिम सरकार का बजट किसने पेश किया था, और स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला बजट पेश किया गया था वो पेश किया था आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, आर के शनमुगम चेट्टी द्वारा। ठीक है जी, आर के शनमुगम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 ये डेट याद रखनी है। इस डेट में इन्होंने अपना ये बजट पेश किया था, और जो बजट का साइज था वो कितना था, 171.15 करोड़ रुपीस। ठीक है जी, 15 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये आपके पास बजट का साइज था वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन इज द यूनियन बजट ऑफ इंडिया यूजुअली प्रेजेंटेड, यानी कि इंडिया का जो बजट है वो आमतौर पे कब पेश किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो यूनियन बजट है हमारा वो आपका कब पेश किया जाता है, आपका 1 फरवरी को पेश किया जाता है। और ये जो 1 फरवरी को पेश करने की प्रथा है ना, ये कब से चली है, 2017 के बाद में। ठीक है जी, 2017 के बाद में, जब आपके अरुण जेटली जी आपके वित्त मंत्री थे। ठीक है, उससे पहले आपके पास ये बजट कब पेश किया जाता था, आपका 28 फरवरी को पेश किया जाता था। 28 फरवरी को पेश किया जाता था, ध्यान रखना है इस चीज को। अब आपके पास में कब पेश किया जाता है, 1 फरवरी को पेश किया जाता है ये बजट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। When was India's first पेपरलेस यानी कि डिजिटल बजट प्रेजेंटेड, इंडिया का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था। और मैंने आपको जस्ट जब ये क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि साल 2021 में भारत का सबसे पहला पेपरलेस या डिजिटल बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया था। क्योंकि आपके पास उस समय कोविड का टाइम था, और कोविड टाइम में आपको पता है सिचुएशंस क्या थी। तो कोविड की स्थिति को संभालने के लिए, कोविड की स्थिति में आपके पास क्या किया गया, पेपरलेस बजट, जैसे कि उस टाइम आपको पता है ना डिजिटलाइजेशन का कितना दौर चल पड़ा था, वो आपके पास आपका जो बजट है वो भी आपका डिजिटली पेश किया गया था। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल, बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं। समटाइम्स आपके पास जैसे टीजीटी एंड पीजीटी वाले एग्जामिनेशन है, हो सकता है वहां पे ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएं। अब देखिए पूछा क्या गया है, यदि सरकार की कुल प्राप्तियां 750 करोड़ है और कुल व्यय 850 करोड़ है, तो यह किस प्रकार का बजट होगा। अब देखिए एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, मैं एक्स लिख रही हूँ, इसका मतलब व्यय है, इसका मतलब व्यय है। व्यय कितना है हमारा, 850। ठीक है, करोड़ अगर अभी नहीं भी समझे तो 850 आप समझिए। और आय आपकी कितनी है, इनकम आ रही है आपको 750। अब खुद सोचिए, इनकम आपकी कम है और व्यय आपका ज्यादा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है, कितना ज्यादा है आपका, 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है। ठीक है ना, इसका मतलब 850 में से जब हम 750 को हटा देंगे तो इसका मतलब 100 बचेगा हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, व्यय आप ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, और इनकम आपकी कम आ रही है। इसका मतलब जो ये इनकम कम है कितनी, 100, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेफिसिट बजट कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे। यहाँ पे घाटा पड़ गया कितने का, 100 का घाटा पड़ गया, 100 करोड़ रुपए का घाटा यहाँ पे पड़ गया। ठीक है जी, 100 करोड़ रुपीज का घाटा आपको पड़ गया है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आएगा, डेफिसिट बजट 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ का डेफिसिट बजट यहाँ पे होगा। डेफिसिट का मतलब है आपको घाटा हो गया, घाटे का मतलब है व्यय आपका ज्यादा चला गया और आय आपकी कम रह गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके पास टोटल रिसिप्ट इक्वल टू 1200 रुपए, 1200 करोड़ रुपए, एंड टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1000 करोड़ रुपीज। व्हाट इज द सरप्लस अमाउंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन है ये आपके लिए। टोटल रिसिप्ट यानी कि आय आपकी कितनी है, आय है आपकी 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, और व्यय आपका कितना है,
व्यय है आपका 1,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या आया आपके पास, जो सरप्लस आया, आय आपकी ज्यादा हो गई ना 1,200, और व्यय आपका कितना है, व्यय आपका कम है 1,000, तो इसका मतलब जो 200 करोड़ बच गया, ये आपके पास क्या हो गया, सरप्लस अमाउंट हो गया। तो इट मीन सरप्लस अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, आपका 200 करोड़ रुपए सरप्लस अमाउंट होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने जितने भी सॉल्व किए हैं पिछले लेक्चर के बेस पे थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी चीजें किस तरीके से यहाँ पे हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास बजट का, किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।